बहुत बढ़िया राकेश, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आरसीएम में आने के बाद मुझे हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर राज्य के लोगों की अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग कल्चर हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है, जो विनम्र होता है, वही ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और ज्ञान से ही आगे चीजें पैदा होती, आगे बढ़ती हैं। ज्ञान से ही धन की प्राप्ति होती है, धन से ही धर्म होता है, धर्म से ही सुख होता है। तो आप सब ज्ञान प्राप्त करने के सबसे बड़े अधिकारी हैं, और वो आपने परिचय दिया जब मुझे स्टेज पे यहां पे आमंत्रित किया। और मैं ये विनती करता हूं आप सबसे कि आपकी जो ये पहचान है, सम्मान करने की, भोलेपन की, सादगी की, इस पहचान को बरकरार रखना, क्योंकि आज की दुनिया में ये बड़ी दुर्लभ होती जा रही है। आज इस मंच से मैं एक व्यक्ति को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने कहीं ना कहीं सिवान का नाम बढ़ाया है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की नजरों में सिवान की इज्जत को और कई गुना बढ़ा दिया है। 2011-12 में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, हिंदुस्तान की कई सारी प्रतिष्ठित कंपनियों को बंद कर दिया गया था। उस समय हम दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे। लगातार 12-13 दिन हम लोग वहां पे रहे। हम चाह रहे थे कोई हमारी बात सुने और हमारी बात सुन के सरकार तक पहुंचाए। माहौल बड़ा नकारात्मक था। न्यूज़पेपर में ये खबरें आ रही थी कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग लोगों को चीट करते हैं, इसे देश में बंद कर देना चाहिए। उस प्रकार की खबरों के बीच हमारे धरना स्थल पर पहली बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, वो सिवान से बिलोंग करते थे, माननीय ओम प्रकाश जी। और राकेश श्रीवास्तव जी और कुछ लोग उनको वहां पे लेके आए थे कि आप आइए और हमें सुनिए। और राकेश श्रीवास्तव जी ने सभी के ऊपर में एक सिवान की एक बहुत अच्छी छवि बनाई थी कि सिवान के लोग बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। तो मैं आज इस धरती से मैं ओम प्रकाश यादव जी को फिर याद करता हूं कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया, हमारी बात संसद में रखी, बहुत सारे लोगों से हमें मिलवाया, वो माध्यम बने। और उन्होंने मंच से आके मीडिया के सामने ये कहा कि डायरेक्ट सेलिंग और स्पेशली आरसीएम बहुत बढ़िया काम है, इतना बढ़िया काम है कि मैं आरसीएम से जुड़ा हुआ हूं और आरसीएम को प्रमोट करता हूं और आरसीएम को सपोर्ट करता हूं। मेरे को यहां बुलाने से पहले राकेश श्रीवास्तव जी ने पता नहीं कैसी कैसी तुलना मेरे कर दी। हो सकता है कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया हो कि मैं धरती का रहने वाला नहीं हूं, मंगल ग्रह से आया हूं, या मैं आदमी नहीं हूं, मानव नहीं हूं, महामानव हूं।
तो मैं आपके उस भ्रम को बिल्कुल दूर करना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल एक आम आदमी हूं, आम इंसान हूं। गांव में जन्म हुआ, गांव में ही सरकारी स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई लिखाई हुई। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में हिंदी के अध्यापक थे, तो उन्हीं के स्कूल में हमने पढ़ाई लिखाई किए। परिवार में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो चैलेंजेस और जो चुनौतियां रहती हैं बढ़ते हुए, उन सबको मैंने बड़ी नज़दीक से देखा और महसूस किया है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया था, मास्टर इन संस्कृत में मैंने एमए किया। बीएड किया था मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, और एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर शुरू किया, जहां पे मेरी 1 महीने की तनख्वाह मात्र 500 रुपया थी। कितनी थी? 500 रुपया 1 महीने का मुझे मिलता था। और 1 साल तक मैंने नौकरी की, और 1 साल तक नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई थी, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे और कोई काम करना पड़ेगा। हमारे बीच में कुछ नौकरी करने वाले लोग हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे, जो सरकारी या प्राइवेट किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं। तो देखिए, मैं यहां से देख पा रहा हूं, अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो मुश्किल से 4-5% लोग हैं जिनके हाथ खड़े हुए हैं। और ये अपने आप में ये बता रहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। आंकड़े बताते हैं, इंटरनेट जो हमारे नेशनल डाटा हैं वो बताते हैं कि 54% लोग बेरोजगार हैं। लेकिन यहां पे सिवान में आपके हाथों से मैं देख पा रहा हूं कि 54 वाले आंकड़े गलत हैं। शायद 90-95% लोगों को काम की आवश्यकता है, जरूरत है। तो मुझे लगा कि नौकरी से कुछ होगा नहीं, और जो लोग नौकरी करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है आप नौकरी करके एक लंबी सी गाड़ी खरीद सकते हैं? बड़ा सा घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि नौकरी का निर्माण और डिजाइन इस प्रकार का नहीं है कि आप एक अच्छी जिंदगी जिएं, अपितु इस प्रकार का है आप जिंदगी भर पत्नी के ताने सहते रहें और कंप्रोमाइज वाली जिंदगी काटते रहें। मैं माफी चाहता हूं अगर कुछ लोगों को बुरा लगा हो तो, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी तो होती है। सहमत है आप मेरी बात से? और मैंने इस सच्चाई को बड़ी नजदीक से महसूस किया है, क्योंकि हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरी जॉब क्लास वाले लोगों की रही। तो नौकरी करने के बाद 1 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि कुछ और करना है। और क्या करना है, कोई रास्ता नहीं था। कभी किसी ने परिवार में कोई कारोबार नहीं किया था। मेरे मामा जी शहर में रहते थे, मैं गांव से शहर चला गया। जींद करके हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहां में गया। वो ठेकेदार थे, उनके साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया, और वहीं पे रहते रहते एक नया काम शुरू हुआ था उन दिनों, केबल टीवी का काम। केबल टीवी का काम मैंने एज ए केबल ऑपरेटर शुरू किया 95-96 के लगभग। खूब मेहनत किया, सीखा उसको, पैसा भी अच्छा आने लग गया, लेकिन मान सम्मान नहीं था, रिकॉग्निशन नहीं थी। लोग वहां पे मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे, लोग मुझे केबल वाला के नाम से जानते थे। हेलो। और जैसे हम गली में से निकलते हुए रिक्शा वाले को, सब्जी वाले को बुलाते हैं, वैसे ही लोग मुझे केबल वाले सुनना ऐसे बुलाते थे। दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि जब उसको बुलाया जाए तो उसके नाम के साथ, सम्मान के साथ बुलाया जाए। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी बात को इस रूप में कहा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसे पढ़े। यानी दुनिया का हर इंसान पहचान चाहता है, मान सम्मान चाहता है। पैसा कम मिले तो चलेगा, हेलो, लेकिन मान सम्मान मिलना चाहिए। ये हर मनुष्य की एक चाहत है। कुछ लोग इसे खुल के दिखाते हैं और कुछ लोगों के अंदर ये दबी रहती है। मैं सोचने लग गया कि मैंने
पैसा तो कमाना है, लेकिन पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी कमाना है और टाइम फ्रीडम भी चाहिए मुझे, जो केवल टीवी के काम में नहीं थी। मैं किसी और काम की तलाश करने लग गया। और जब सच्चे मन से अगर आप किसी चीज की चाहत करते हैं, सच्चे मन से किसी भी चीज की चाहत करते हैं, तो फिर परमात्मा आपके सामने अवसर प्रदान करता है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, मैंने तो वो अंग्रेजी में पढ़ी थी, थ्रस्टी करो की कहानी, प्यासे कौवे की कहानी। ध्यान है आपको? मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं, उसमें बड़ा गहरा संदेश है। एक कौवा बहुत प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, खोजने लगा। अंत में वो एक बगीचे में पहुंचा और वहां उसने देखा कि बगीचे में एक जग है और उस जग के अंदर पानी है। ध्यान आ रही है कहानी? उसने जब पानी पीने का प्रयास किया तो उसने पाया कि जग में पानी नीचे है और उसकी जो चोंच है वो पानी तक नहीं पहुंच रही है। बहुत परेशान हो गया, सामने पानी है, पी नहीं पा रहा हूं। बार बार सोचने लग गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पास में जो कंकर पत्थर पड़े थे, उन्होंने अपनी चोंच से उन कंकर पत्थर को जग के अंदर डाला और ऐसा करने से पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। आ रही आपको ये कहानी याद? इस कहानी के नीचे एक मोरल था, एक शिक्षा थी, और वो थी वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाह वहां राह। यानी अगर आपकी चाहत है तो परमात्मा आपको रास्ता अवश्य दिखलाता है। आज की इस मीटिंग के लिए बहुत सारा प्रमोशन किया गया था। यहां के लोकल होस्ट राकेश श्रीवास्तव जी ने बड़ा अच्छा पोस्टर बनाया, उसको सोशल मीडिया पे सब जगह डाला। हजारों लोगों को यह सूचना थी कि 17 अगस्त को सिवान में एक सेमिनार होने वाला है। थी या नहीं थी? हजारों लोगों को। और उन हजारों लोगों में से सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने ये वायदा किया था कि वो पक्का आएंगे। लेकिन वो आए क्या? वो नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता था वो आए, और आप इसलिए आए क्योंकि ऊपर वाला चाहता था आप आ जाएं। और आपके आने में एक वजह यह भी है कहीं ना कहीं कि आप जिंदगी में किसी चीज की तलाश में हैं। हेलो? आपको कुछ प्राप्त करना है। आप अपनी मौजूदा जिंदगी से या जो भी आप कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं, आप और कुछ करना चाहते हैं। आपकी चाहत यहां पे लाई है और परमात्मा ने आपको सहयोग किया है। क्योंकि आप कुछ भी अगर दिल से चाहेंगे तो वो आपको सहयोग करता ही करता है। वो 2 लाइनें हैं कि यों तो लाखों बहाने आते हैं उसे जगाने के, यों तो लाखों बहाने आते हैं उसे जगाने के, दरों पे दस्त के देने खुदा जाया नहीं करते। वो माध्यम चुनते हैं किसी न किसी को जगाने का, और कोई न कोई व्यक्ति माध्यम बना आपको यहां तक लाने के लिए। सहमत है आप इस बात से? प्यासे कौवे की कहानी ये कहती है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ चाहिए, आप बार बार उसके बारे में सोचेंगे तो ऊपर वाला आपको रास्ता देता है। और आज से 23 साल पहले ऊपर वाले ने मुझे एक रास्ता दिखाया। जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने आज आपको इस मीटिंग में बुलाया है, इसी प्रकार से मेरे दोस्त ने आज से 23 साल पहले मुझे अपने घर पे एक होम मीटिंग में बुलाया। वहां पे 3-4 लोग बैठे हुए थे और वहां पे पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ये 3 शब्द सुने, RCM।
राइट, कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग। और 3 शब्दों में इतनी ताकत है कि ये 3 शब्द किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है।